नमस्कार, स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, जिसमें हमने कोशिका के बारे में जाना था कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई। ये भी जाना था कि कोशिका के कोशिकांग क्या है। उस कोशिकांग में हमने सबसे पहला पार्ट जो पढ़ा था कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था। कोशिका झिल्ली में पढ़ने के बाद में हमने उस लास्ट टॉपिक को छोड़ा था कि फ्लैजिला, माइक्रोविलाई और सीलिया क्या हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन जीवों में पाए जाते हैं। और इसके साथ में भी हमने देखा था उसका एक टॉपिक मतलब कि एक कार्य है कोशिका झिल्ली का, और कार्य यह है कि कोशिका झिल्ली जो है पदार्थों के आवागमन में एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का काम करती है। मतलब कि वह एक सिपाही की तरह पूरे कोशिका के चारों तरफ घेरा बनाए हुए है, ठीक है। और इस कोशिका के अंदर से बाहर किसे आना है और बाहर से अंदर किसे जाना है, इसका निर्णय यह कोशिका झिल्ली ही करती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन किस तरह से होता है, यह चीज़। तो देखिए पदार्थों का परिवहन क्या है। तो पदार्थों का परिवहन मुख्यतः कहा जाए तो इसको कहेंगे कि जीवित मतलब कि कोशिका के अंदर या फिर कोशिका के अंदर जाने या फिर कोशिका से में जो भी अवशिष्ट पदार्थ बने हैं उन पदार्थों का बाहर आना, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका अंदर जाना, और जो अंदर जो चीज़ें अवशिष्ट हो चुकी हैं मतलब बेकार हो चुकी हैं उनका अंदर से बाहर आना, ये जीवित पदार्थों का क्या है, जीवित तंत्र में पदार्थों का परिवहन कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पदार्थ कौन कौन से हैं जिनका परिवहन होता है। बार बार पदार्थों का परिवहन ही बात कहे जा रहे हैं, लेकिन ये पदार्थ हैं कौन कौन। तो उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक मोटी तौर पर देखें तो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस सांस का आना और सांस का जाना एक तरह से क्या है, परिवहन है। तो उसी तरह हर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और हर सेल में ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर जाती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। सिर्फ इतना ही नहीं, जल H2O के साथ में कुछ चीज़ें मिली होती है जो अंदर जाती हैं, ठीक है। फिर कुछ आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, ये सब क्या होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब चीज़ों का परिवहन सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो पदार्थों का परिवहन यही है। अब होता है बात यह है कि पदार्थों के परिवहन क्या है, पदार्थ कौन कौन से परिवहन होते हैं इसे तो समझ में आया। मोटी तौर पर हम लोग गैसों का परिवहन यहाँ पर देख रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं जल का परिवहन, और फिर देख रहे हैं कुछ आयनों का परिवहन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन सब का परिवहन की विधि क्या है, कैसे होती है परिवहन। तो समझ लीजिए कि जो गैसों का परिवहन है वह विसरण से होता है, जो जल का परिवहन है वह परासरण से होता है, और जो सक्रिय परिवहन है उसके द्वारा जो आयंस हैं उनका परिवहन होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग विसरण से। तो ये विसरण को क्या कहेंगे कि गैस, द्रव तथा विलेय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को ही विसरण कहा जाता है। ये हो गया लिखा पे मतलब कि रटाया हुआ बात। अब समझने के बाद किया जाए। आप बताइए कि यहाँ पानी है, ठीक है, यहाँ क्या है, पानी है, और इस पानी को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वह पानी इधर उधर बह जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पानी की सांद्रता ज़्यादा है। सांद्रता कहने का मतलब कि उसकी मात्रा या फिर उसकी संख्या, ठीक है, समझ में आया बात। तो ये जो पानी है क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर बहता है। क्या कभी ऐसा होगा कि जहाँ ज़्यादा पानी है और कहीं कम पानी है, तो ये कम पानी इधर आएगा कि ज़्यादा पानी इधर आएगा? तो आप कहिएगा कि सर ज़्यादा पानी इधर आएगा। और कब तक आएगा? जब तक कि दोनों में बराबर पानी नहीं हो जाए,
तब तक आएगा जब तक कि दोनों में बराबर बराबर पानी नहीं हो जाए। तो ठीक इसी तरह गैसों में भी होता है। क्या होता है? गैस में होता है। देखिए ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या हो गई, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई और इसकी मात्रा कम हो गई। ये इधर बाहर में कोशिका झिल्ली के बाहरी वातावरण में अगर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, और कोशिका झिल्ली के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यह जहाँ ज़्यादा है यानी कि सांद्रता ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है, इस सेल में यानी कोशिका में अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, सांद्रता ज़्यादा हो गई है। तो ये सेल क्या होगा, सेल के झिल्ली के थ्रू होते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। जैसे ही ये बाहर निकल जाएगी तो इसमें क्या होगा, सांद्रता कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से अब इसमें जाने का जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते रहता है। इसका एक और मैकेनिज्म होता है जो आपको हायर क्लासेज में पढ़ना है। अभी सिंपल समझिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी कि सांद्रता सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो वह बाहर निकल जाती है। तो यही कहलाता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर। ठीक इसी तरह ऑक्सीजन का भी परिवहन होता है इस सेल में। ये सेल है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, और बाहर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम में क्या होगा, वो चला जाएगा। जहाँ ज़्यादा है वहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर इसका यूज, इस ऑक्सीजन का यूज सेलुलर रेस्पिरेशन में हो जाएगा, यानी कि कोशिकीय श्वसन में हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन में होने के बाद में फिर यही ऑक्सीजन और भी बहुत सारी चीज़ें मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी और फिर उसमें ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा क्या, विसरण कहलाता है। तो बात समझ में आ गया। पूछा जाए कि कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन का परिवहन किस विधि द्वारा होता है, तो वह होता है विसरण विधि द्वारा, ठीक है। कुछ एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव में जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या करता है कि इसकी जो संपूर्ण कोशिका झिल्ली है, इसकी पूरी की पूरी कोशिका झिल्ली जो है ना, गैसों के विसरण में भाग लेती है। जैसे कि हम एक अमीबा बनाते हैं, ये क्या है, अमीबा है, और ये क्या है, अमीबा है, ठीक है। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें हमेशा कम होगी, किससे, बाहर वाले ऑक्सीजन से। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, इसमें ऑक्सीजन कम होगा। तो हमेशा क्या होगा, बाहर से ऑक्सीजन इसके अंदर में आते रहेगा। तो जब ऑक्सीजन का यूज हो जाता है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन के कारण। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, जो जल, चूँकि ये सब कहाँ रहता है, जल में, ठीक है, कहाँ रहता है, जल में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो क्या होगी, बाहर में ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसके अंदर में ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसके संपूर्ण शरीर से ही यह प्रक्रिया होती रहती है। तो ये कहलाता है विसरण। विसरण आपको समझ में आया, अच्छे से समझे बात को। विसरण क्या है, तो अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाले गैसों की गति को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। विसरण का ही एक पार्ट है परासरण। देखिए, जब जल का परिवहन होता है, जब जल का परिवहन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के क्षेत्र में होता है तो उसको हम लोग परासरण कहते हैं। लेकिन जब गैसों का परिवहन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्षेत्र की ओर होता है तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, जब गैसों का परिवहन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होता है तो उसे हम लोग विसरण कहते हैं। जबकि जब जल का परिवहन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होता है तो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। देखिए, इसका 3 टाइप बनेगा, ठीक है, एक अति पराश्री, एक अल्प पराश्री और एगो सम पराश्री, ठीक है। इस विलयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस आपको समझाएंगे और फिर सक्रिय परिवहन समझाएंगे एक वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम आपको बताएं कि पदार्थों का परिवहन क्या है। तो जो भी जरूरी पदार्थ हैं उनका कोशिका के अंदर जाना, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका कोशिका से बाहर आना ही क्या कहलाता है, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। वे पदार्थ क्या हैं, तो वे पदार्थ गैसें हो सकते हैं, जल हो सकते हैं, जल में घुले आयन हो सकते हैं,
ठीक है। गैसों का परिवहन होता है विसरण विधि द्वारा। विसरण क्या है कि गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे हम आपको समझाएं कि जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होती है, वह बाहर निकल जाती है। तो ज़्यादा से कम की ओर होने वाली गति ये क्या कहला गई, विसरण। ठीक इसी तरह ऑक्सीजन की मात्रा बाहर ज़्यादा होगी सेल के, अंदर कम होगी, तो बाहर से क्या होगा, अंदर चला जाएगा, तो ये कहलाएगा विसरण। और परासरण क्या होता है, प्रश्न होता है कि जब जल का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति होती है तो वो क्या कहलाता है, परासरण, जो हम आगे के आने वाले वीडियो में ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।